नमस्कार, शुभ प्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में, जहां हम और आप विधि से संबंधित जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति विधि की जानकारी से वंचित न रह जाए। और इस क्रम में हम अपनी तमाम जो प्रचलित विधियां हैं उनके संदर्भ में जानकारी आदान प्रदान करते हैं और साथ ही साथ उनसे संबंधित जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय होते हैं उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उसके संदर्भ में जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। उसी संदर्भ में आज SC/ST एक्ट को लेकर के एक महत्वपूर्ण टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी से संतुष्ट हों, सहमत हों तो लाइक करके शेयर करिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। तो आइए बिना विलंब किए आज की इस वीडियो की विषय वस्तु तक पहुंचते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो और साथ ही साथ अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण प्रदान करता है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 15 में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी विधि राज्य को महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष विधि बनाने से वंचित नहीं कर सकती है, उसे रोक नहीं सकती है। उसी को देखते हुए तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की समाज में स्थिति को देखते हुए वर्ष 1989 में 1989 में एक एक्ट पारित हुआ जिसे बोलते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसमें एक आपराधिक प्रक्रिया इसमें बनाई गई है और इसमें दंड की व्यवस्था की गई है जो कि सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक है। उस प्रकार की व्यवस्था इसमें लागू की गई है जिसमें किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को उसके जातीय उद्बोधन से सामाजिक रूप से अगर उसको जातिगत उद्बोधन किया जाता है उसको एक अपराध बनाया गया है ताकि कि जो उस नाम को लेकर के समाज में एक अलग प्रकार की एक पृथक की स्थिति बनती थी, उनको समाज में अलगाव की स्थिति बन जाती थी, उस स्थिति को रोकने के लिए ताकि सब पलड़ा दोनों पक्षों का समाज में बराबर रहे, उसी स्थिति को देखते हुए ये एक्ट लाया गया था। अब दोस्तों, इसमें तमाम प्रकार से जब से ये एक्ट आया है काफ़ी विरोधाभासी भी रहा है और कई बार न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का इसके संदर्भ में विभिन्न मत रहा है। और कई बार तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले में डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, इसमें एक कमेटी का निर्माण होना चाहिए जो प्रथम दृष्टया ये देखे कि क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। या फिर उन्होंने ये कहा कि जो मानहानि है या जो अपमानजनक शब्द का उद्बोधन है जातिगत शब्दों का वो सार्वजनिक हो तो ऐसे मामले होते हैं। अगर वो व्यक्तिगत रूप से उनके घर में कहा जाता है या सुनने वाला केवल 2 ही व्यक्ति है जिसने कहा और जिसके लिए कहा गया तो ऐसा व्यक्ति अपमान की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे तमाम निर्णय भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के। और उसके बाद इसमें संशोधन के लिए कई बार व्यवस्थापिका ने भी व्यवस्था लागू की है और इसमें तमाम प्रकार के संशोधन किए, जैसा कि अभी 2019 में भी इसमें संशोधन किया गया था। और इसमें संशोधन करते हुए हर प्रकार से किसी भी प्रकार से उसमें कहा गया था कि अगर आप जो है जातिगत रूप से किसी का उद्बोधन करते हैं तो ये पूरी तरीके से अपराध होगा और इसमें पुलिस को डायरेक्ट एक्शन लेने की शक्ति मिलती है। लेकिन आज हम ये बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को झूठे SC/ST एक्ट के मुकदमे में फंसा दिया जाता है और ऐसे मामले में जैसा SC/ST एक्ट जो मैंने आपको बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के धाराओं के अंतर्गत कोई मजिस्ट्रेट उस मामले का संज्ञान ले लेता है और मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के बाद अपने ट्रायल पूरा करने के बाद कोई आदेश दे देता है, चाहे वो आदेश अंतरिम हो या फाइनल आदेश हो, ऐसा आदेश दे देता है तो क्या जो सेक्शन 482 CRPC, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सेक्शन 482 यानी कि धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यह प्रावधान करती है उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में। अंतर्निहित शक्तियाँ वो होती हैं जो किसी उच्च न्यायालय को यह शक्ति देती है कि वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों में किसी भी चल रही प्रोसीडिंग पर स्टे लगा सकती है, उसके किसी भी मामले को अपने तक स्थानांतरण कर सकती है या किसी भी FIR को क्वेश करने का गलत तरीके से अगर FIR हो गई है तो उसके आवेदन पर उस FIR को क्वेश कर सकती है, उस FIR को समाप्त कर सकती है। ऐसा इनहेरेंट पावर है, अंतर्निहित शक्ति है उच्च न्यायालय की।
ये धारा 482 के अंतर्गत सीआरपीसी में दी गई है। तो इसमें ये प्रश्न था, क्या इस मामले में एक व्यक्ति के अंतर्गत SC ST के साथ साथ IPC की धारा 323, 504 और 506 के अंतर्गत अपराध का आरोप था, और इसके संदर्भ में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस SC ST एक्ट के अंतर्गत ट्रायल किया और इस एक्ट के अंतर्गत उनको सज़ा का आदेश दे दिया, और वो 482 सेक्शन 482 का प्रयोग करते हुए वो उच्च न्यायालय में गए, और उच्च न्यायालय में उन्होंने कहा कि ये मुकदमा फर्जी है, और जो आदेश दिया गया है वो भी पूरी तरीके से मामलों को दरकिनार करते हुए दिया गया है। तो इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का सीधे सीधे ये कहना था कि चूँकि SC ST एक्ट जो है वो एक विशिष्ट अधिनियम है और एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करता है, और इसके अंतर्गत इसके ट्रायल का प्रोसीजर, इसकी दंड की व्यवस्था का प्रोसीजर, साथ ही साथ इसके लिए अपीलीय जो प्रावधान है वो इसकी धारा 14A1 में पूरी तरीके से वर्णित किया गया कि किस प्रकार से इसमें जो मजिस्ट्रेट का आदेश होगा उस मजिस्ट्रेट के आदेश को किस प्रकार से अपील किया जा सकता है। जो पक्षकार है, जो जिसके पक्ष में फैसला नहीं आया है और उसे लगता है कि उसके पक्ष में आना चाहिए था, तो वो 14A1 के अंतर्गत ही अपील कर सकता है। 482 CRPC में दिया गया एप्लीकेशन स्वीकार्य नहीं है, और ऐसा कहते हुए उस एप्लीकेशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान से रखना है, याद रखना है कि जो सेक्शन 482 CRPC है, जो इनहेरेंट पावर की बात करता है, जो क्वेश्चन ऑफ FIR की बात करता है, जो स्टे ऑफ केस की बात करता है, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स की बात करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स में, वो SC ST एक्ट के प्रोसीडिंग्स पर या SC ST एक्ट के तहत दिए गए आदेशों पर लागू नहीं होता है।